हम्म आज के इस विशेष गहन अध्ययन में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हर पल हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हमारी समझ बहुत ही सतही है। हाँ, और आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है वो जस्टिन मार्शल, थॉमस क्रोनन और उनके साथियों की लिखी हुई एक बेहद शानदार किताब है, कलर इन नेचर। इस किताब के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि लाल, नीला या हरा रंग क्या होता है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान और जानवर रंगों को किस तरह से बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। सही कहा। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की किरणों से शुरू होकर रसायन विज्ञान के पिगमेंट से होता हुआ जीव विज्ञान की गहराइयों तक जाएगा। और जो लोग हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो सच में दिमाग के तार झंझना दे, उनके लिए तो ये चर्चा रंगों के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल के रख देगी। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि इंसान रंगों को लेकर किस कदर जुनूनी है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, घर पेंट करवाना हो तो लोग पैंटोन या डुलक्स का पेंट चार्ट लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, मुंसिल चार्ट भी। बिल्कुल। और हम दीवारों के लिए चैटी क्रिकेट या फ्रेंच मार्केट ग्रीन जैसे हजारों अजीबोगरीब नाम तय करते हैं। लेकिन प्रकृति में क्या जानवरों को इन दोनों हरे रंगों के बीच का जरा सा भी अंतर पता है? बिल्कुल नहीं। मतलब जानवरों के लिए रंग कोई घर सजाने की चीज या सौंदर्य की वस्तु थोड़ी है। तो उनके लिए रंग क्या है? उनके लिए रंग अपनी जान बचाने, शिकारियों से छुपने, छलामरण करने, जिसे हम कैमोफ्लाज कहते हैं, और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए विपरीत लिंग को आकर्षित करने का एक विशुद्ध सर्वाइवल टूल है। मतलब सिर्फ जिंदा रहने का तरीका। विकासवादी नजरिए से देखें तो जानवरों की दुनिया में रंग सिर्फ एक सिग्नल का काम करता है। ये सिग्नल उन्हें बताता है कि कौन सा फल पका हुआ है और खाने लायक है, या फिर खतरे के समय कहाँ छुपना है। उनके लिए फ्रेंच मार्केट ग्रीन का कोई मतलब नहीं है? एकदम नहीं। उनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि क्या ये हरा रंग उन्हें शिकारियों की नजरों से बचा सकता है या नहीं। ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि रंगों और जानवरों के देखने के तरीके पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे आज दूर करना जरूरी है। हाँ, वो कुत्तों वाली बात ना। बिल्कुल। बचपन से ही कार्टून देखकर एक धारणा बन जाती है कि कुत्ते पूरी तरह से कलर ब्लाइंड होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया को किसी पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह देखते हैं। तो क्या विज्ञान भी यही कहता है? ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ा मिथक है। कुत्ते पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया नहीं देखते। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें इंसानों की तरफ ही देखना होगा। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि लगभग 8% मानव पुरुष लाल हरे रंग के कलर ब्लाइंड होते हैं। 8%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और इसका मतलब है कि उनके एक्स क्रोमोसोम में एक खास म्यूटेशन के कारण वो लाल और हरे रंग के बीच फर्क नहीं कर पाते। विज्ञान के अनुसार ये इंसान दुनिया को काफी हद तक वैसे ही देखते हैं जैसे एक कुत्ता देखता है। अरे वाह, यानी कुत्तों की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है? नहीं, बस उसमें लाल और हरे रंग की वो स्पष्टता नहीं है जो एक आम इंसान की आंखों में होती है। वो मुख्य रूप से नीले और पीले रंग के शेड्स देख सकते हैं। ये तो सच में हैरान करने वाला है। यानी जो लोग लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाते, वो अनजाने में दुनिया को कुत्तों के नजरिए से देख रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब हम दृष्टि और रंगों की बात कर ही रहे हैं, तो हमें समुद्र के उस छोटे से जीव के बारे में भी बात करनी चाहिए जो हमेशा विज्ञान को हैरान करता है। वो क्या कहते हैं उसे? मैंटिस श्रिम्प। हाँ, मैंटिस श्रिम्प। ये तो जीव विज्ञान का एक अजूबा है। हमारी इंसानी आंखों में रंगों को देखने के लिए केवल 3 रंग रिसेप्टर्स होते हैं, लाल, हरा और नीला। इन्हीं 3 के तालमेल से हम लाखों रंग बनाते और देखते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस छोटे से समुद्री जीव की आंखों में 12 अलग-अलग रंग रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ, 12। तो क्या वो दुनिया को एक लगातार चलने वाले लेजर लाइट शो की तरह देखते हैं? यहीं पे बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मैंटिस श्रिम्प के आंखों में 12 रिसेप्टर्स होना प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार तो है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो हमसे 4 गुना ज्यादा रंगों का आनंद लेते हैं। ऐसा क्यों? रिसेप्टर्स तो ज्यादा है ना? क्योंकि उनके पास इतने सारे रिसेप्टर्स तो हैं, लेकिन उनके छोटे से दिमाग में इन रंगों को प्रोसेस करने की वो क्षमता ही नहीं है जो इंसानों के पास है। अच्छा, मतलब हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर कमजोर है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो रंगों को बहुत जल्दी
और बिना ज्यादा दिमाग लगाए सीधे आंखों के स्तर पर ही पहचान लेते हैं, जो उनके तेज शिकार के लिए जरूरी है। इसके विपरीत इंसानों के पास भले ही केवल 3 रिसेप्टर्स हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो उन रंगों को मिलाता है, उनके बीच के बारीक अंतर को समझता है और सबसे बड़ी बात, उन रंगों को अर्थ देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्य इन रंगों को सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि उन्हें अमूर्त विचारों और सांस्कृतिक प्रतीकों में बदल देता है। हम रंगों के साथ भावनाएं जोड़ते हैं। एकदम सही। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में नीला रंग दिव्यता और अनंतता का प्रतीक है, जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप। और कुछ अफ्रीकी संस्कृतियों में नीला रंग आध्यात्मिक दुनिया का प्रतीक माना जाता है। और वहीं पश्चिमी दुनिया में नीला रंग शांति, भरोसे और स्थिरता का प्रतीक बन गया है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज और बैंक्स अपने लोगों में नीले रंग का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये साफ दर्शाता है कि इंसानों के लिए रंग केवल प्रकाश और आंखों के बीच की भौतिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भाषा है। हम रंगों को पढ़ते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम रंगों के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पर आएं, तो रोशनी के बिना रंग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरे में हर चीज काली है। हाँ, और जब रोशनी की बात आती है तो हमारे स्रोत में एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है जो बचपन से बनी हमारी सबसे मजबूत धारणाओं को चुनौती देता है। आप सूरज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम बचपन की हर ड्राइंग में सूरज को पीला या कभी-कभी नारंगी रंगते आए हैं, लेकिन किताब कहती है कि सूरज का रंग पीला नहीं होता। ये तथ्य सच में कई लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकता है। असल में सूरज एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर है और इसका तापमान लगभग 5900 केल्विन यानी करीब 5600 डिग्री सेल्सियस है। ब्लैक बॉडी रेडिएटर का क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो क्या ये लोहे के उस टुकड़े की तरह है जिसे भट्टी में इतना ज्यादा गर्म कर दिया जाए कि वो अपनी ही भयंकर गर्मी से लाल और फिर एकदम सफेद होकर चमकने लगे? ये एकदम सटीक उदाहरण है। जब कोई वस्तु इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रोशनी फेंकने लगती है। 5600 डिग्री सेल्सियस की उस भयंकर गर्मी की वजह से ही सूरज से निकलने वाला प्रकाश वास्तव में सफेद होता है। उसमें सभी रंग एक साथ पूरी तीव्रता के साथ मौजूद होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर सूरज की रोशनी सच में पीली होती, जैसा कि हम धरती से देखते हैं, तो हमारी दुनिया की जो नीली चीजें हैं, जैसे समुद्र या नीली गाड़ियां, वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देती। हाँ, सफेद रोशनी ही हर रंग को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सफेद सूरज हमें आसमान में पीला क्यों दिखाई देता है? ये हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का कमाल है। वायुमंडल प्रकाश को बिखेरता है, जिसे भौतिकी की भाषा में रेले स्कैटरिंग कहते हैं। रेले स्कैटरिंग। हाँ, जब सूरज की सफेद रोशनी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के छोटे छोटे अणु उस रोशनी में से नीले रंग की तरंगों को सबसे ज्यादा इधर उधर बिखेर देते हैं। इसी बिखरे हुए नीले प्रकाश के कारण पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। और जब वो नीला रंग रोशनी से निकल जाता है, बिल्कुल, तो जो बची हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है वो थोड़ी पीली या नारंगी लगने लगती है। यानी आसमान ने नीला रंग चुरा लिया, इसलिए सूरज पीला दिखा। ये तो जादू जैसा है। और इसमें एक और मजेदार बात है। असल में सूरज की रोशनी में नीले से ज्यादा वायलेट यानी बैंगनी रंग की तरंगें होती हैं और वायुमंडल उन्हें और भी ज्यादा बिखेरता है। तो फिर आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारी इंसानी आंखें नीले रंग को देखने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से बनी हैं। अगर हमारी आंखें वायलेट रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती तो हमें दिन का आसमान नीला नहीं बल्कि वायलेट दिखाई देता। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है कि एक बैंगनी आसमान के नीचे दुनिया कैसी लगती। लेकिन चलिए दिन से रात की तरफ चलते हैं। रात के रंगों का विज्ञान भी कम रहस्यमयी नहीं है। बिल्कुल। रात में जो चांद की चांदनी हमें इतनी शांत और दूधिया सफेद लगती है, विज्ञान के अनुसार वो क्या है? चांदनी असल में सूरज की ही सफेद रोशनी है जो चांद की सतह से टकराकर धरती पर आती है। लेकिन वो सूरज की तरह चुभती तो नहीं है? क्योंकि वो सूरज की रोशनी की तुलना में लगभग 5 लाख गुना धुंधली होती है। और मजेदार बात यह है कि चांद की सतह सूरज की रोशनी को सोखकर उसे थोड़ा भूरा कर देती है। पूरा? पर हमें तो वो सफेद दिखती है। हमारी आंखें रात के अंधेरे में रंग ठीक से नहीं देख पाती, इसलिए वो हमें सफेद या सिल्वर लगती हैं। लेकिन अगर किसी रात चांद बिल्कुल भी ना हो, क्या बिना चांद वाली रात का आसमान पूरी तरह से काला होता है?
इंसानी आंखों को वो भले ही काला लगे, लेकिन अगर हम उन कैमरों या उन जानवरों की आंखों से देखें जो रात में स्पष्ट रंग देख सकते हैं, तो ये जानकर हैरानी होगी कि बिना चांद वाला रात का आकाश वास्तव में नारंगी होता है। रात का आसमान और नारंगी, ये कैसे संभव है? ये नारंगी रंग दो चीजों के मिश्रण से बनता है। पहला, अंतरिक्ष में मौजूद अरबों लाल बौने तारों की बहुत ही हल्की रोशनी जो धरती तक पहुंचती है। रेड ड्वार्फ स्टार्स। हाँ, और दूसरा हमारे अपने वायुमंडल की एक हल्की हरी चमक, जिसे एयर ग्लो कहते हैं, जो ऊपरी वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रियाओं से पैदा होती हैं। इन दोनों के मिलने से रात का आसमान एक धुंधला नारंगी रंग ले लेता है। तो आसमान का रंग हवा के अणुओं और तारों का खेल निकला। लेकिन अगर हम उस नीले रंग को नीचे पानी में देखें, तो क्या वहां भी यही विज्ञान काम कर रहा है? लोग अक्सर कहते हैं कि समुद्र नीला इसलिए है क्योंकि वो आसमान का रंग रिफ्लेक्ट करता है। पानी के रंग को लेकर ये एक और आम भ्रम है। किताब बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि शुद्ध पानी स्वाभाविक रूप से हल्का नीला ही होता है। अच्छा, यानी बिना आसमान के भी वो नीला ही होगा? बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी के अणु लाल रंग की रोशनी को सोख लेते हैं और नीले प्रकाश को अपने आर पार जाने देते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन दुनिया भर की नदियां और झीलें हमेशा नीली तो नहीं दिखती। कभी वो हरी होती हैं तो कभी मटमैली भूरी। वो इसलिए क्योंकि पानी कभी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। उसमें मौजूद सूक्ष्म शैवाल, जिन्हें हम एल्गी कहते हैं, और उनका क्लोरोफिल लाल और नीले रंग को सोख लेता है, जिससे पानी हरा दिखने लगता है। और भूरा रंग? जब पानी में बहुत ज्यादा तलछट, मिट्टी या रेत खुल जाती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन इस तरह से होता है कि पानी पीला या भूरा हो जाता है। और अगर हम पानी से निकलकर ठोस चट्टानों या कीमती पत्थरों की बात करें, तो उनका रंग भी इसी तरह की अशुद्धियों का एक शानदार खेल है। हाँ, जेमस्टोन्स का विज्ञान तो और भी अद्भुत है। जैसे शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे कोरंडम कहते हैं, वो बिल्कुल पारदर्शी कांच जैसा होता है, उसमें अपना कोई रंग नहीं होता। लेकिन अगर उस पारदर्शी पत्थर के अंदर क्रोमियम धातु का एक बहुत ही छोटा सा अंश मिल जाए, तो वो दुनिया के सबसे महंगे लाल पत्थरों में से एक रूबी यानी माणिक बन जाता है। और रसायन विज्ञान का जादू देखिए, अगर उसी पारदर्शी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम की जगह थोड़ा सा लोहा और टाइटेनियम मिल जाए, तो वो लाल के बजाय एक शानदार नीला नीलम बन जाता है। ये सब असल में चांदी जैसे दिखने वाले धातु हैं, लेकिन एक पारदर्शी क्रिस्टल के अंदर उनका थोड़ा सा मिश्रण पूरे पत्थर का स्वभाव और रंग बदल देता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति के पास अपना एक बहुत ही एडवांस पेंट बॉक्स है, और इस पेंट बॉक्स का सबसे महत्वपूर्ण रसायन है पिगमेंट। हाँ, पिगमेंट वो पदार्थ है जो कुछ रंगों को सोख लेता है और कुछ को वापस हमारी आंखों में भेज देता है। और जब पिगमेंट की बात आती है, तो क्लोरोफिल से बड़ा नाम शायद ही कोई हो। पौधों का वो खूबसूरत हरा रंग इसी के कारण होता है। लेकिन यहाँ एक विज्ञान का ऐसा पहलू छिपा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हम कहते हैं कि क्लोरोफिल हरा होता है, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो क्लोरोफिल हरा रंग सोखता ही नहीं है। तो वो हरा क्यों दिखता है? वो सूर्य के सफेद प्रकाश में से केवल लाल और नीले प्रकाश को सोखता है, ताकि पौधे अपना भोजन बना सकें। हरा रंग उसके किसी काम का नहीं होता। इसलिए क्लोरोफिल उस हरे रंग को वापस हमारी आंखों की तरफ परावर्तित कर देता है। ओहो, यानी जो रंग पौधे ने ठुकरा दिया, वही रंग उसकी पहचान बन गया। एकदम सही। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है, और यही क्लोरोफिल पतझड़ के मौसम में दुनिया का सबसे बड़ा जादू दिखाता है। मुझे हमेशा से एक बात हैरान करती थी कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां अचानक लाल, नारंगी और पीली कैसे हो जाती हैं। क्या पेड़ अचानक सर्दियों की तैयारी में कोई नया रंग बनाने लगते हैं? यही तो प्रकृति का असली पर्दाफाश है। पेड़ कोई नया रंग नहीं बनाते। वो लाल और पीले पिगमेंट्स, जिन्हें विज्ञान की भाषा में कैरोटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स कहते हैं, वो पत्तियों के अंदर हमेशा से मौजूद होते हैं, वसंत और गर्मियों के मौसम में भी। तो फिर वो हमें गर्मियों में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि गर्मियों में पेड़ बहुत सारा क्लोरोफिल बनाते हैं। वो हरा रंग इतना गहरा और मजबूत होता है कि वो लाल और पीले पिगमेंट्स को एक नकाब की तरह पूरी तरह से छिपा लेता है। अच्छा। जैसे ही सर्दियां आने लगती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और पेड़ क्लोरोफिल बनाना बंद कर देते हैं।
धीरे धीरे मौजूद हरा क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, पर्दा उठ जाता है और पत्तियों के वो असली और चमकीले लाल पीले रंग सामने आ जाते हैं जो हमेशा से वहीं छुपे थे। ये सच में ऐसा है जैसे प्रकृति अपना असली रूप दिखा रही हो। और जानवरों में भी पिगमेंट्स की दुनिया कम रोचक नहीं है। पौधों का अपना पिगमेंट खुद बना लेते हैं, लेकिन अधिकांश जानवरों को अपना रंग अपने भोजन से उधार लेना पड़ता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण लॉबस्टर है। बिल्कुल, एक जीवित लॉबस्टर आमतौर पर गहरा नीला या मटमैला हरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर में नीले रंग के कैरेटिनो प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन और एक लाल पिगमेंट का गठजोड़ है जो मिलकर नीला रंग देते हैं। लेकिन जब कोई समुद्री भोजन खाने जाता है तो पका हुआ लॉबस्टर हमेशा चमकीला लाल होता है। ये नीला रंग अचानक लाल कैसे बन जाता है? जैसे ही लॉबस्टर को गर्म पानी में पकाया जाता है, गर्मी के कारण वो प्रोटीन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे ही प्रोटीन टूटता है, वो लाल पिगमेंट जो अब तक प्रोटीन के साथ बंधा हुआ था, वो आजाद हो जाता है और उसके अंदर छिपा हुआ असली लाल रंग बाहर आ जाता है। हाँ, असली कैरोटीनॉइड रंग। कमाल है। और एक मजेदार बात यह भी है कि जानवरों के लिए हरा रंग बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है। मेंढकों को ही ले लीजिए, वो हरा दिखने के लिए क्लोरोफिल नहीं खा सकते। उन्हें हरा होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेंढकों के शरीर में हरा रंग बनाने के लिए एक रसायन होता है जिसे बिलीवर्डिन कहते हैं। ये तब बनता है जब खून में हीमोग्लोबिन टूटता है। लेकिन ये तो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना? हाँ, इंसानों और अन्य जानवरों में ये एक अपशिष्ट होता है जो जहरिया हो सकता है। लेकिन मेंढकों ने विकासवाद के जरिए इस रसायन को एक विशेष प्रोटीन के साथ मिलाकर अपनी त्वचा में जमा करना सीख लिया है, जिससे वो चमकदार हरे दिखते हैं। और अगर मेंढक इतने जटिल तरीके से हरे होते हैं तो तोतों की तो बात ही नहीं रही है। हरे भरे तोते जो हमें पेड़ों पर दिखते हैं, विज्ञान कहता है कि उनके पंखों में कोई हरा पिगमेंट होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक पीला पिगमेंट पैदा करते हैं और उनके पंखों की विशेष बनावट नीले रंग का भ्रम पैदा करती है। पीला और नीला मिलकर हमारी आंखों को हरा दिखाई देते हैं। और जब बनावट या संरचना से रंग पैदा होने की बात आती है तो ये जीव विज्ञान का एक और बिल्कुल नया अध्याय खोल देता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल कलर्स कहते हैं। हाँ, इस विषय ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले मशहूर ब्लू बर्ड्स, वो इतने सुंदर नीले होते हैं, लेकिन असल में उनके अंदर नीले रंग की एक भी बूंद नहीं होती। ये पूरी तरह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी आंखों का धोखा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये धोखा फोटोनिक क्रिस्टल्स के कारण होता है। फिर से एक भारी भरकम शब्द। इसे हम कैसे समझें? क्या ये पंखों के अंदर लगे छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है? इसे एक बेहद सूक्ष्म नैनोस्केल स्तर के स्पंज की तरह समझ सकते हैं। ब्लूबर्ड्स के पंखों में केराटिन, वही पदार्थ जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं, और हवा से बनी स्पंज जैसी संरचनाएं होती हैं। तो जब रोशनी उन पर पड़ती है, हाँ, जब सूरज का सफेद प्रकाश इन नैनो स्ट्रक्चर से टकराता है तो वो स्पंज के छेद लाल और पीले प्रकाश को तो सोख लेते हैं या पार जाने देते हैं, लेकिन वो केवल नीले प्रकाश को एक दर्पण की तरह हमारी आंखों की तरफ उछाल देते हैं या बिखेर देते हैं। यानी पंख नीले नहीं हैं, वो बस रोशनी के साथ एक बहुत ही जटिल खेल खेल रहे हैं। यही कारण है कि मॉर्फो तितलियां और हमिंग बर्ड्स इतने चमकीले दिखाई देते हैं। बिल्कुल, उनके पंखों की संरचना ऐसी होती है कि देखने की कोण के आधार पर उनका रंग चमकता है और बदलता रहता है, जैसे किसी साबुन के बुलबुले पर रंग बदलते हैं। इसे ही इरिडेसेंस कहा जाता है। लेकिन संरचनात्मक रंगों का ये इस्तेमाल केवल पक्षी या कीड़े ही नहीं करते। प्राइमेट्स यानी बंदरों के परिवार में भी इसके अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। आमतौर पर स्तनधारी जीव जैसे शेर, हाथी, भालू भूरे, काले या सफेद रंग के होते हैं ताकि वो शिकारियों से छुप सकें। हाँ, उनमें चमकीले रंग नहीं होते। लेकिन अगर किसी अफ्रीकी सफारी में जाएं तो वहां नर वॉरवेट बंदरों के वृषण चमकीले नीले रंग के होते हैं और मैंड्रिल नामक बंदर के चेहरे पर लाल और बेहद चमकीला नीला रंग देखा जा सकता है। स्तनधारियों के शरीर पर यह चमकीला नीला रंग कैसे आ गया? और हैरानी की बात यह है कि ये भी किसी नीले पिगमेंट के कारण नहीं है। जानवरों के शरीर में नीले पिगमेंट बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये त्वचा के अंदर मौजूद कोलाजन फाइबर की एक बहुत ही विशेष संरचना के कारण होता है। फिर से वही स्ट्रक्चरल कलर का खेल। हाँ, ये फाइबर बिल्कुल उसी तरह से जमे होते हैं कि वो प्रकाश में से केवल नीले रंग को बिखेरते हैं। ये पूरी तरह से सेक्सुअल सिलेक्शन का परिणाम है। जो नर जितना ज्यादा चमकीला नीला होगा,
मादाएं उसकी तरफ उतनी ही ज्यादा आकर्षित होंगी। प्रकृति अपनी कलाकारी के लिए हर संभव विज्ञान का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या रोशनी और जीवों का शरीर मिलकर कुछ और भी अजीब चीजें कर सकते हैं? यहीं पर फ्लोरेसेंस का विज्ञान सामने आता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। फ्लोरेसेंस की प्रक्रिया तब होती है जब कोई पदार्थ उच्च ऊर्जा वाले एक रंग का प्रकाश, जैसे अल्ट्रावायलेट प्रकाश, जिसे हम देख नहीं सकते, सोखता है और उसकी ऊर्जा को थोड़ा कम करके उसे दृश्य प्रकाश के रूप में वापस छोड़ता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण बिच्छू हैं। अगर रात के घने अंधेरे में इन जीवों पर एक यूवी लाइट डाली जाए तो वो अचानक से नियॉन नीले हरे रंग में चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से कोई रेडियम वाली रोशनी फेंक रहे हों। ये देखने में बहुत ही रोमांचक है, लेकिन विज्ञान की एक विडंबना देखिए। दिन के उजाले में बिच्छुओं की ये चमक पूरी तरह से बेकार है। क्यों? क्योंकि सूरज की प्राकृतिक रोशनी में इतनी ज्यादा दृश्य रोशनी होती है कि वो बिच्छू की इस हल्की सी फ्लोरेसेंट चमक को पूरी तरह से दबा देती है। वैज्ञानिकों के बीच आज भी बहस है कि क्या ये चमक बिच्छुओं के किसी काम भी आती है या ये सिर्फ उनके बाहरी आवरण की बनावट का एक अनचाहा साइड इफेक्ट है। रंगों, रोशनी और चमक के इस पूरे खेल को समझने के बाद अंत में बात वहां आ ही जाती है जहां से ये सब शुरू होता है, आंखें। रंग बाहर दुनिया में है या सिर्फ हमारी आंखों और दिमाग के अंदर? सवाल है। दृष्टि की प्रक्रिया बहुत जटिल है। जीव विज्ञान में मुख्य रूप से दो तरह की आंखें देखी जाती हैं, सिंपल आंखें और कंपाउंड आंखें। इंसानों में सिंपल आंखें होती है ना? हाँ, इंसानों, मकड़ियों और ऑक्टोपस में। इसमें एक कॉर्निया होता है जो एक खिड़की की तरह प्रकाश को अंदर लाता है और एक लेंस उसे पीछे रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना एक फिल्म की तरह है जिसमें रॉड्स और कोन्स नाम की कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता और अलग-अलग रंगों को समझती हैं। और कंपाउंड आंखें? वो कीड़ों में होती हैं जिनमें हजारों छोटे-छोटे लेंस एक साथ मिलकर एक मोज़ाइक जैसी छवि बनाते हैं। और हमारी इंसानी रेटिना कोई साधारण पर्दा नहीं है। वैज्ञानिक उसे एक छोटा दिमाग तक कहते हैं, क्योंकि रंगों को समझने, किनारों को पहचानने और कॉन्ट्रास्ट तय करने का काम मुख्य दिमाग तक सिग्नल पहुंचने से पहले पीछे रेटिना में ही शुरू हो जाता है। को ग्रहण करना नहीं है, ये जानकारी को प्रोसेस करने की एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। तो इतने लंबे और गहरे सफर के बाद इन सब का आखिर निष्कर्ष क्या है? आज की इस विस्तृत चर्चा से हमने क्या सीखा? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है। हमने देखा कि रंग दुनिया में मौजूद कोई ठोस या स्वतंत्र वस्तु नहीं है। एक लाल सेब अंधेरे में लाल नहीं होता। रंग केवल प्रकाश की तरंगों, वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक संरचना और सबसे महत्वपूर्ण हमारे रेटिना और दिमाग की व्याख्या का एक शानदार भ्रम है। और ये एहसास सच में गहरा है। ये ज्ञान शायद इस चर्चा को सुनने वाले हर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि जब वो अगली बार किसी साफ नीले आसमान को निहारेंगे, किसी पके हुए लाल सेब को देखेंगे या किसी रंग बिरंगे पक्षी को उड़ते हुए देखेंगे, तो वो केवल उस रंग को नहीं देखेंगे। बिल्कुल, वो उस रंग के पीछे छिपे रेले स्कैटरिंग के भौतिक विज्ञान, पिगमेंट्स के रसायन विज्ञान, नैनो संरचनाओं और विकासवादी जीव विज्ञान की पूरी लंबी कहानी को महसूस कर पाएंगे। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमारी आंखें हमें दिखाती हैं। दुनिया वैसी है जैसा हमारा दिमाग उसे समझता और पेंट करता है। और अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर सभी सुनने वाले खुद गहराई से विचार कर सकें। चूंकि रंग की हमारी ये पूरी धारणा और समझ हमारे दिमाग और हमारी जीवित रहने की जरूरतों द्वारा बनाई गई है, तो जरा एक विज्ञान कथा जैसी स्थिति की कल्पना करें। वो कैसी है? अगर भविष्य में किसी म्यूटेशन या विकासवाद के चलते हमारी आंखें अचानक पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को देखने लगें, सोचिए अगर हम एक्सरे, रेडियो वेव्स या गामा किरणों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखने लगे, तो क्या हमारी अब तक की महान मानवीय कलाकृतियां, हमारी बेहद ध्यान से बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स और हमारा पूरा फैशन सेंस हमें पूर्ण अराजक, बेतुके और बिना किसी तालमेल वाले कचरे की तरह दिखाई देगा? ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। क्या पता जिसे हम आज मास्टरपीस मानते हैं, वो एक्सरे की रोशनी में सिर्फ एक भद्दा दाग लगे। हमारे आज के इस रंगीन और रहस्यमय गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज सुनने वालों ने दुनिया को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखा होगा। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक अपने आसपास के रंगों के पीछे छिपे विज्ञान को खोजते रहिए।